हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू एपिसोड ऑफ कैफे आईएएस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्रोफिकेशन के बारे में कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, कॉज क्या होते हैं और ये प्रोसेस किस तरह से काम करती है। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। यूट्रोफिकेशन को सबसे पहले समझते हैं कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है। देखो, यूट्रोफिकेशन क्या है, एक पूरी प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी वाटर बॉडीज में, जैसे लेक्स हो गई आपकी, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, उनमें एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अदर केमिकल सब्सटेंसेस एंड मिनरल्स। तो ये क्या होती है कि ये बॉडी न्यूट्रिएंट एनरिच्ड हो जाती है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट से। अब इस न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज से क्या होता है कि जो एल्गाई है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट हंग्री होते हैं, इनको न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रोथ के लिए। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जैसे चाहिए उनको उतने मिल जाते हैं, तो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी कि दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, aquatic plants and various flora and fauna. This is known as natural eutrophication. अब क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होती है, नेचुरली होती है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, वो आके आपको मिल गए वाटर बॉडीज़ में और वो डिपॉजिट होते गए नीचे अर्थ की। जो नीचे लेयर्स हैं वो शैलो होती गई ओशंस की, वाटर बॉडीज़ की। इवेंचुअली जो वाटर बॉडीज़ हैं क्या होती हैं, वो फिलअप हो जाती हैं और वो एक तरह से दलदल स्वैम्प्स या वेटलैंड जैसी बन जाती हैं, मार्शी लैंड्स बन जाती हैं। धीरे धीरे और न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो वे क्या होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बदल जाते हैं। तो नेचुरली ये प्रोसेस चलती है यूट्रोफिकेशन की, उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन पूरे प्रोसेस को। और यूट्रोफिकेशन से क्या होता है, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम का मतलब क्या है कि एल्गाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ एक्सेसिवली प्रमोट हो जाती है, जैसे हमने समझा था अभी। अब देखिए, जो ह्यूमंस हैं वो इस तरह की प्रोसेस को एक्सेंचुएट कर देते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री वेस्ट आ रहा है, यहाँ से देखो हाउस का वेस्ट आ रहा है, तो ये सारे वेस्ट सारे मिलने के बाद इस प्रोसेस को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो नेचुरली भी होती है और ह्यूमन इंड्यूस्ड भी होती है, जिसको हम कहते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब ये हमने पूरा बात कर ली। अगर इंडिया के केस की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में ज़्यादातर जो लेक्स हैं या वाटर बॉडीज़ हैं उसमें हाई एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको ऑलिगोट्रॉपिक या मीसोट्रॉपिक कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट, लेक्स एंड वाटर बॉडीज दे आर कैटेगराइज्ड एज ऑलिगोट्रॉपिक, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है। दूसरे होते हैं मीसोट्रॉपिक, जहाँ पे मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तीसरे होते हैं यूट्रॉपिक, यानी कि हाईली न्यूट्रिएंट्स। तो इंडिया में कौन कौन से मैक्सिमम है, मीसोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक। और सोर्सेज क्या है, ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर यूज होते हैं और एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, और वो पानी के साथ या रेनफॉल होती है उसके साथ दे रन ऑफ टू द वाटर बॉडीज। फैक्ट्री का एफ्लुएंट है, केमिकल्स डिस्चार्ज होते हैं, वो भी है, हाउस होल्ड वेस्ट है, सीवेज है, डिटर्जेंट वाटर है, ये सोर्सेज है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के। ठीक है, यूट्रोफिकेशन इनकी वजह से होता है। सो क्या होता है, देखिए, यूट्रोफिकेशन में मेन रिस्पॉन्स जिनका होता है, मेनली जो होती है वो दो न्यूट्रिएंट के एडिशन से ज़्यादा होती है। बाकी सारे बहुत हैं लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन इज नाइट्रेट, सेकंड इज फॉस्फेट। ठीक है, तो एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रेट से क्या होता है कि कहाँ कहाँ पर होता है, नाइट्रेट्स कहाँ कहाँ से आता है। पहला है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में जो भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसकी वजह से। दूसरा होता है एक्वाकल्चर में क्या होता है, जैसे फिश फार्मिंग है, फिश फार्मिंग करते हैं, उससे उसका जो वेस्ट होता है उसमें भी एक्सेसिव नाइट्रेट्स मिलते हैं, वो डिस्चार्ज ओशन में या फिर वाटर बॉडीज में मिलता है। तो ओवरऑल वाटर पोल्यूशन हो गया ये। उसके साथ इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज होता है, इंडस्ट्री से भी जो निकलते हैं डिस्चार्ज निकलते हैं, वो सीधे सीधे वाटर बॉडीज में मिलते हैं, उनमें भी नाइट्रेट्स बहुत होते हैं। ठीक है, ये बात कर ली हमने नाइट्रेट्स की। दूसरे वाले होते हैं फॉस्फेट, जो मेन न्यूट्रिएंट है यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड। तो ये कहाँ से आते हैं फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स मेनली आते हैं हाउस होल्ड के वेस्ट वाटर से। यानी तो जब हम फॉस्फेट की बात करेंगे तो हाउस होल्ड्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल। तो वो वेस्ट वाटर हो सकता है, सीवेज हो सकता है, या डिटर्जेंट वाटर हो सकता है। तो यहाँ से आते हैं फॉस्फेट्स। सो वी टॉक्ड अबाउट द नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। अब देखिए, ये हमने बात तो कर ली है, सारे मिल गए वाटर बॉडीज में आके न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होगा, मैकेनिज्म थोड़ा समझते हैं। जैसे ही वाटर बॉडीज में आते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन होती है, दे थ्राइव ऑन द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, यानी जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट उतनी ज़्यादा ग्रोथ, हमने बात कर ली थी। सो दिस एल्गी एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है और पूरी सरफेस लेयर को कवर कर लेती है। ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी क्विकली डिस्कस किया था, तो अभी एक और समझ लेते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर ऑटोट्रोपिक, यानी कि सेल्फ फीडिंग होते हैं, प्लांट्स की तरह खुद प्रोड्यूस करते हैं फूड को, और कोस्टल वाटर्स में नेचुरली मिलते हैं। कोस्टल वाटर्स हैं क्योंकि वहाँ से लैंड से मेनली जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं कोस्टल वाटर्स में आते हैं, तो वहाँ मिलते हैं मेनली। अब जैसे खुद का फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और दे आर सोर्स फॉर द ऑक्सीजन, एंड जो एनिमल्स हैं उनके लिए फूड की तरह भी ये काम करते हैं। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
पर अति सर्वत्र वर्जयते कहते हैं ना, एक्सेसिव जो भी चीज़ें होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये ग्रोथ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। और रैपिडली ग्रो करने के बाद होता क्या है, देखिए जो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं दिन के टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, लेकिन रात में एग्रेसिवली उसके रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो दे कंज्यूम फार मोर ऑक्सीजन एज दे रेस्पायर एग्रेसिवली। ठीक है, अब जो एल्गल ब्लूम हो गया ये, तो एल्गल ब्लूम की जो कंडीशन से क्या होती है कि रेट ऑफ ऑक्सीजन डेप्लीशन बढ़ जाती है, यानी कि सिंपल टर्म्स में समझें कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, पीएच डिक्लाइन करेगा, ओशन एसिडिक होगा। तो इसके साथ साथ क्या होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जैसे फिशेज वगैरह हैं, वो ऑक्सीजन डिप्राइवेशन की वजह से डेड हो जाएंगे, दे विल बी डेड, दे विल डाई ड्यू टू दिस एल्गल ब्लूम। ठीक है, बाकी एल्गी और अदर प्लांट भी नेचुरली, ये पहला तो ये हो गया फिशेस वगैरह डाई करेंगे, और नेचुरली भी तो प्लांट्स हैं और बाकी सारे मरीन ऑर्गेनिज्म हैं वो भी, उनकी भी डेथ होती है। तो ठीक है, तो CO2 ऑलरेडी कम है और इसके साथ साथ ये डाई करते हैं, डेड होते हैं, डेड बॉडीज होते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन में भी ऑक्सीजन डेप्लीट होगी, तो ऑक्सीजन फर्दर कम हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन के कंपेरिजन में बहुत होती है, तो ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ओवरऑल है यूट्रोफिकेशन की, एडवर्सली इफेक्ट करती है फूड चेन्स और फूड वेब को। देखिए यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी है कि ज़्यादातर जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ एल्गल ब्लूम्स हैं वो हार्मफुल होते हैं, उनको कहते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। क्यों होते हैं, क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि हमने बात की थी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसी कंडीशंस बन जाती हैं, और यानी कि ऑक्सीजन ऑलमोस्ट वर्चुअली प्रेजेंट नहीं होती, तो इस कंडीशन को कहते हैं एनएरोबिक कंडीशंस। अब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं तो वो कई सारे अलग तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करती है। जैसे बैक्टीरिया, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम बोtulinum। ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एक नया टॉक्सिन, जो टॉक्सिन अगर कंज्यूम किया जाता है एक्वेटिक एनिमल्स, बर्ड्स या मैमल्स, तो उनके लिए हार्मफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका है, इसके टॉक्सिन का इम्पैक्ट का एग्जाम्पल है सेल्फिश पॉइजनिंग, राइट। तो ये छोटी सी है इन्फॉर्मेशन थी कि जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स होते हैं उसका, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है और कैसे टॉक्सिन रिलीज होते हैं। अब इसके क्विकली इम्पैक्ट देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या है। इससे पहले देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, छोटा सा फैक्ट है कि एल्गल ब्लूम्स होते हैं वो बहुत सारे कलर्स में होते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्व किए गए हैं जो मोस्ट कॉमन कलर होता है वो या तो रेड होता है या ब्राउन होता है। तो इन ब्लूम्स को, एल्गल ब्लूम्स को जनरली हम रेफर करते हैं रेड और ब्राउन टाइप्स। ठीक है, नाउ रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन। पहली है लॉस ऑफ फ्रेश वाटर, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, आई रिपीट अगेन। यूट्रोफिकेशन से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आएंगे और डिपॉजिट होते रहेंगे बॉटम में, धीरे 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 जो फ्रेश वाटर लेक हैं वो शैलो होती रहेंगी और एक टाइम के बाद वो मार्श लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगी, सैम्पी लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और धीरे धीरे उस डिपोजिशन से क्या होगा कि पूरा का पूरा जो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। सो द लॉस ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स, पहला। दूसरा है कि एल्गल ब्लूम जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये अब जो सन की रेज है उसको ब्लॉक कर देगा। सो इट रेस्ट्रिक्ट्स द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, सनलाइट नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो एक्वेटिक प्लांट्स विल डाई। उसके साथ जो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन वो भी नहीं बन पाएगी, तो रेप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सीजन है वो भी नहीं हो पाएगा, वापस से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो इसमें दूसरा इम्पैक्ट ये रहा। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं है, ऐसी कंडीशंस बन गई, तो जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज हैं वो या तो माइग्रेट करेंगी या फिर दे विल डाई। तो ये एक फेवरेबल कंडीशंस होगी न्यू स्पीसीज के लिए, वो यहाँ पे या तो माइग्रेट करें या अपनी ग्रोथ को एक्सप्लोर करें। तो देयर इज अ थ्रेट ऑफ इन्वेजन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑल्सो इन सच कंडीशंस, करेक्ट। नाउ लॉस ऑफ कोरल रीफ्स, या देखिए कोरल रीफ्स के बारे में बात कर ली, कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स होते हैं, तो कोरल रीफ्स हैं, दे आर रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करती हैं, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। और जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स हैं ये बहुत सारे थोड़े से ऑब्वियस हैं कि लॉस ऑफ टूरिज्म होगा, क्योंकि स्मेली वाटर्स होंगे, नेविगेशन डिफिकल्ट होगा, फिशिंग इंडस्ट्रीज को बहुत प्रभावित करेगा, जो कोस्टल पॉपुलेशन है उसकी लाइवलीहुड को भी इम्पैक्ट करता है ये, ठीक है। सो ओवरऑल डाइवर्सिटी फूड चेन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू दिस यूट्रोफिकेशन। नाउ दिस कैन ऑल्सो क्रिएट द डेड जोन्स। डेड जोन्स को कहते हैं हम बायोलॉजिकल डेजर्ट्स। ये क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दीज आर द एरियाज विद पुअर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द ओशंस, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होती है और जनरली जो लेयर्स होती हैं, सरफेस लेयर्स होती हैं, उसके 200 से 800 मीटर नीचे होती हैं सॉल्ट वाटर लेयर्स में, तो यहाँ पे मिलते हैं डेड जोन्स।
ठीक है। ये हाइपोक्सिक जोन्स कहते हैं क्योंकि दीज आर द जोन्स विच आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड दे कैन अकर नेचुरली ऑल्सो। एक अपवेलिंग होती है, यानी कि अब देखो जो कोल्ड वाटर होता है, डेंस वाटर होता है, वो नीचे चला जाता है और ऊपर वार्म वाटर रहता है। लेकिन ड्यू टू द ओशन करेंट्स एंड डिफरेंट मोशंस विंड्स, ये क्या अपवेलिंग होती है, जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है कोल्ड, वो ऊपर आता है। तो न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आएगा तो अगेन वो यूट्रिफिकेशन वाली कंडीशंस होंगी। तो नेचुरली भी ये प्रोसेस चलती है, नेचुरली भी डेड जोन्स बनते हैं नियर कोस्ट में ही होगा ना। डीप सी में ये जनरली एब्सेंट रहते हैं इस तरह के डेड जोन्स, होंगे तो बहुत कम टाइम के लिए होंगे। सो क्या होता है, नेचुरली भी होते हैं ये, नेचुरल में भी ये टेम्परेरी होंगे, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बहुत एनहेंस्ड हो जाते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी आर द मेन रीजंस टू फॉर्म मैनी डेड जोन्स अक्रॉस द कोस्टल वाटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब जब देखो ऑक्सीजन है ही नहीं या फिर बहुत कम ऑक्सीजन है, तो एनिमल लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है। तो या तो ज़्यादातर एनिमल्स इन जोन से माइग्रेट कर जाते हैं और या दे विल डाई। अब लार्जेस्ट इकोनॉमिक जो डेड जोन्स की बात करते हैं, ये देखिए आपने इमेज में देखें, जो लार्जेस्ट डेड जोन्स हैं उनमें से एक है गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे आप देखिए ये वाला, एवरी स्प्रिंग यानी हर बसंत के सीजन में उसमें क्या है, इनका एक कल्टीवेशन सीजन होता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, दे यूज फर्टिलाइजर्स टू फर्टिलाइज देयर क्रॉप्स। बहुत एक्सेसिव अमाउंट में होता है। तो जब रेन होती है, इट वॉशेज द फर्टिलाइजर्स ऑफ द लैंड एंड इट गेट्स इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर एंड देन फर्दर इन टर्न इट गेट्स इनटू द ओशंस। तो ओशंस में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, स्पेसिफिकली नाइट्रेट्स की बात करें तो ये टेम्पररी बेसिस पे हर साल एवरी स्प्रिंग में गल्फ ऑफ मैक्सिको में होता है। दूसरा है गल्फ ऑफ ओमान। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड सर्कल भी हैं और ब्लैक डॉट भी हैं। जो रेड सर्कल्स हैं इस मैप में, दे शो द लोकेशन ऑफ साइज ऑफ मेनी ऑफ आवर प्लैनेट्स डेड जोन। ये पिक्चर नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी से ली है। तो इसमें जो साइज है वो बताता है कि उनकी, और जो लोकेशन है रेड सर्कल्स की, वो बताता है कि डेड जोन्स कहाँ कहाँ पे हैं और उनका साइज, उनका स्ट्रेंथ कितनी, उनका साइज कितना। तो जितना बड़ा साइज उतना ही बड़ा वहाँ पे डेड जोन। इसके साथ साथ आपको ब्लैक डॉट्स भी दिख रहे हैं। ब्लैक डॉट्स का मतलब है कि ये वो डेड जोन्स हैं जो जिनका साइज नहीं पता है, लेकिन ऑब्जर्व किए गए हैं कि डेड जोन्स हैं बट उनका साइज नहीं पता है। करेक्ट। तो ये हमने बात कर ली ओवरऑल डेड जोन्स के बारे में। अच्छा, एक छोटा सा फैक्ट है कि एक वर्जीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस था, उनके प्रोफेसर है बॉब डियाज, और एक स्वीडन के रिसर्चर हैं रुचर रोजनबर्ग। इन दोनों ने मिलकर एक स्टडी कंडक्ट की थी। उस स्टडी में दे फाउंड आउट देयर आर टोटल ऑफ 405 डेड जोन्स इन द कोस्टल वाटर वर्ल्ड वाइड। और जो लार्जेस्ट डेड जोन्स हैं वर्ल्ड में, दे आर इन द यूएस एट द माउथ ऑफ द मिसिसिपी रिवर। और इसका एरिया, कितना एरिया कवर करते हैं डेड जोन, दैट इज मोर देन 8500 स्क्वायर माइल्स। किलोमीटर्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइल्स में फिगर्स, 8500 स्क्वायर माइल्स। करेक्ट। तो ये यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड फैक्ट्स डेड जोन्स के बारे में इतना ही था, और ये सफिशिएंट है आपके यूपीएससी के लिए, ये वाले कॉन्सेप्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और स्वस्थ रखिए।